बैठिए, तेजी से बैठिए, लेट लग रहा है। चलिए, सब लोग नाश्ता कर लिए हैं। पहले सब यस बोल दिया, बोल रहा है बहुत को याद आ रहा नहीं खाए। चलिए, दिन की शुरुआत नाश्ते से कीजिए, लेकिन घर पर नाश्ता कीजिए। ये जो बाहर में लिट्टी समोसा खाते हैं, ये प्रतिदिन यूज करना तो स्वास्थ्य के लिए कतई लाभदायक नहीं है। थोड़ा इधर उधर हो जाइए आप लोग, बैठने दीजिए। चलिए, ऑनलाइन भी जुड़ गए हैं। बादल कुमार गोंड, गोहरन कुमार, अंकित यादव, विवेक कुमार। चलिए, तो अब शुरुआत करें। चलिए, अब बातचीत बंद कीजिए और हम लोग दूसरे चैप्टर में परमाणु और अणु के कॉन्सेप्ट को समझे थे कि परमाणु और अणु क्या है। आज इससे रिलेटेड हम प्रश्नों को देखेंगे और निश्चित तौर पर आप अगर प्रश्न को बनाए होंगे तो बना जरूर होगा। 60 से 70-80% क्वेश्चन तो बननी ही चाहिए क्लास करने के उपरांत। तो आइए, अब देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं प्रश्नों का। लेकिन सबको पहला चैप्टर याद हो गया है कि नहीं? याद हो गया है ना? पहला चैप्टर में बस 90-92 प्रश्न है। उन सारी प्रश्नों को याद कर लिए हैं कि नहीं? ऑनलाइन वाले को भी हम बोल रहे हैं, पहला चैप्टर का सारा प्रश्न याद हो गया? नहीं तो जमा करते जाइएगा, जमा होते जाएगा और एक साथ याद नहीं होगा। पदार्थ की अनक्षरता का नियम यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर किसने दिया? ले बाजिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर का प्रतिपादन केमिस्ट्री के पिता लेबाजियर ने दिया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? बस पहला क्वेश्चन को ही दूसरे तरीके से पूछा गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड के सभी नमूने में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 3:4 रहता है। यह क्या है? स्थिर अनुपात का। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, अनुपात निकल गया 3:। तो कह रहा कि किसी भी यौगिक में उनके तत्व के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। यह स्थिर अनुपात का नियम है। स्थिर अनुपात का नियम है। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो हाँ, गुणित अनुपात का नियम किसने दिया?
डाल्टन ने दिया। किसने दिया? सोडियम बाइकार्बोनेट का 6.3 ग्राम और हाइड्रोक्लोरिक घोल के 10 ग्राम के साथ अभिक्रिया करता है। 6.3 ग्राम कितने के साथ अभिक्रिया करता है? कर NaCl तथा CO2 बनाते हैं। तो NaCl 12 ग्राम है, तो अभिक्रिया में मुक्त होने वाले CO2 गैस का अनुपात क्या होगा? अब सवाल कर रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया HCl करता है तो बनता है NaCl और कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम बाइकार्बोनेट 6.3 ग्राम है और HCl है आपका क्या? 10 ग्राम। अब कह रहा है कि NaCl 12 ग्राम बना है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा? तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार जितना द्रव्यमान इस साइड उतना द्रव्यमान अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के योग के क्या होगा? तो इस साइड है 16.3 ग्राम और यहाँ पर NaCl कितना है? 12 घटा दीजिए, कितना हो गया? तो इधर का टोटल द्रव्यमान इधर के टोटल द्रव्यमान के बराबर होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितना ग्राम? क्लियर? द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होते हैं और अभिकारक का कुल द्रव्यमान 16.3 ग्राम निकला है और एक उत्पाद 12 ग्राम है, यानी शेष 4.3 ग्राम होगा ही होगा द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रह सकता है? परमाणु। लेकिन परमाणु स्वतंत्र रहता, डाल्टन से गलती हो गया था, लेकिन प्रश्न डाल्टन के सिद्धांत के अनुरूप पूछा जा रहा है और डाल्टन ने अणु का जिक्र नहीं किया था। किसका? परमाणु अभाज्य है, ये भी किसने कहा? डाल्टन ने कहा। परमाणु अणु अविभाज्य है, ये कथन भी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कथन है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्वारा रासायनिक संयोग नियम की व्याख्या की जा सकती है। बिल्कुल, रासायनिक संयोग के नियम की व्याख्या की जा सकती है, बिल्कुल सही है। और बी नंबर का रासायनिक संयोग नियम की व्याख्या नहीं की जा सकती, ये होगा नहीं और डी होगा नहीं। गैलुसेक के गैसीय नियम को भी समझा जा सकता है, लेकिन सबसे मूल कथन यही है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्वारा रासायनिक संयोग के नियम की व्याख्या की जा सकती है। निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? किसी भी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, सही है। विभिन्न तत्व के परमाणु विभिन्न आकार, द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण वाले होते हैं, बिल्कुल अलग अलग तत्व के परमाणु अलग अलग गुण वाले होते हैं। रासायनिक संयोग में विभिन्न तत्व के परमाणु परस्पर संयोग करके यौगिक बनाते हैं, बिल्कुल। रासायनिक संयोग में तत्व भाग लेते हैं, आपस में अभिक्रिया करके यौगिक बनाते हैं। तो गलत कौन होगा? कर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु संरक्षित नहीं रहते हैं, ये गलत है दोस्तों। अगर रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन ऑक्सीजन भाग लिया है तो प्रोडक्ट में भी कार्बन ऑक्सीजन रहेगा ही रहेगा। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में एक भी परमाणु नष्ट नहीं होते हैं और न ही कोई नया परमाणु बनता है। यौगिक जो बनते हैं वो वही परमाणु से मिलकर बनते हैं जो परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है। उदाहरण के लिए आपको कहेगा कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन ने अभिक्रिया करके, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया। आप मानिएगा? ये संभव ही नहीं है, क्योंकि इधर कार्बन ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ये बनेगा ही नहीं। इधर जो भी बनेगा वो या तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ही बनेगा, जैसे अमोनिया बन सकता है, ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु नष्ट नहीं होते हैं, परमाणु संरक्षित रहते हैं।
और न ही कोई नया परमाणु का रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान निर्माण होता है। अतोरा के व्युत्क्रम नियम नहीं बताए। अच्छा, अब तो भूल गए, आते हैं जो इसी काम पर है। बता देंगे बता देंगे। अरे तो लगता है भारी क्वेश्चन है। पर ये कह रहा कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण नियम की व्याख्या कर सकती है। तो परमाणु न तो बनाया जा सकता न ही नष्ट किया जा सकता है, और इसी बात से साबित होता है द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है कि जितना अभिकारक का द्रव्यमान होगा उतना ही उत्पाद का, यानी अगर कार्बन 10 ग्राम है, ऑक्सीजन 20 ग्राम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? यही है द्रव्यमान संरक्षण नियम। जितना अभिकारक का द्रव्यमान उतना उत्पाद का होगा। तो डाल्टन का कौन सा कथन द्रव्यमान संरक्षण नियम को सही साबित करता है? तो वह है कि परमाणु ना तो नष्ट होते हैं ना ही नए परमाणु बनते हैं। अब जब रासायनिक अभिक्रिया में एक भी परमाणु नष्ट ही नहीं होगा तो परमाणु द्रव्यमान में कोई कमी होगी, और पदार्थ के परमाणु के द्रव्यमान में कोई कमी नहीं होती है तो पदार्थ के खुद के द्रव्यमान में कोई कमी होगी। तो यही कथन डाल्टन का साबित कर देता है द्रव्यमान संरक्षण नियम का, जो लेवाइजियर ने दिया था लेकिन साबित नहीं कर पाया था। तत्व का सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं किंतु अन्य तत्व के परमाणु से भिन्न होते हैं। सही। तत्व का प्रत्येक परमाणु तत्व के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। सही। दोनों कथन क्या है? तत्व के अगर 1 करोड़ परमाणु है तो 1 करोड़ परमाणु में तत्व का सारा गुण होगा, तत्व का सारा गुण होगा। परमाणु का आकार 10 के पावर -10 मीटर होता। औसत आकार 10 के पावर। निम्नलिखित में किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा है? हाँ, हाइड्रोजन में, चूंकि बहुत कम, आगे हम पढ़ेंगे ना, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है, जिसके कारण उसका परमाणु का आकार सबसे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यौगिक के सूक्ष्म कण को जॉर्ज डाल्टन ने यौगिक अणु कहा था। सही है। सर्वप्रथम एवोगाड्रो ने यौगिक के सूक्ष्म कण को अणु कहा था। सही है। दोनों कथन क्या है? जॉन डाल्टन ने यौगिक अणु के बात की थी, लेकिन अणु शब्द का जिक्र सबसे पहले स्वतंत्र रूप से किसने किया? एवोगाड्रो ने किया। फास्फोरस P4 यानी क्या? चतुष्परमाणुक। फास्फोरस क्या है? निम्नलिखित में कौन एक परमाणुक है? जितने भी अक्रिय गैस होते हैं, जितने भी अक्रिय गैस होते हैं सभी क्या होते हैं? एक परमाणु। जितने भी अक्रिय गैस होते हैं सारे सारे एक परमाणु होते हैं। कौन सा कथन असत्य, उत्कृष्ट या निष्क्रिय गैस एक परमाणु होते हैं? सही है। सामान्य गैस जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 2 परमाणु होते हैं। सही है। ओजोन 3 परमाणु है। सही है। जल अणु बहु परमाणु है। नहीं, जल भी ओजोन के तरह 2 1 3 परमाणु है। तो ये कथन क्या है? 4 से अधिक परमाणु रहेगा तब उसे बहु परमाणु कहेंगे। 4 से अधिक परमाणु रहेगा तब उसे बहु परमाणु कहेंगे। निम्नलिखित में कौन सी जानकारी किसी तत्व के रासायनिक संकेत से 3 जानकारी प्राप्त होती है? तत्व का नाम, हाइड्रोजन है, तत्व का एक परमाणु और तत्व के एक परमाणु का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पदार्थ का सूक्ष्म कण जो मुक्त अवस्था में नहीं रहता है एवं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता परमाणु है। सही है। परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं रहते हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग। पदार्थ के सूक्ष्म कण जो मुक्त अवस्था में रहता अणु कहलाता। सही है। अणु मुक्त अवस्था में रहने वाला सूक्ष्म कण है लेकिन परमाणु मुक्त अवस्था में रहते नहीं है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेते हैं? धातु तत्व की परमाणुकता कितनी होती है? 1। जो भी धातु है जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, इसको एक परमाणुक माना गया है।
कार्बन एक परमाणु है, कार्बन को भी क्या माना गया है, एक परमाणु माना गया है। कार्बन अधातु है और इसे भी एक परमाणु माना गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अणुओं का निर्माण समान तत्व के दो या अधिक परमाणु के संयोजन से होता है। बिल्कुल, समान प्रकार के परमाणु भी मिलकर किसका निर्माण कर सकते हैं, अणु का निर्माण कर सकते हैं। सही है। अणुओं का निर्माण भिन्न भिन्न तत्व के परमाणुओं द्वारा भी, अणुओं का निर्माण भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु द्वारा संभव नहीं है, ये गलत है जी। भिन्न भिन्न जैसे कार्बन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया, तो ये क्या है, ये अणु है। अणु दो प्रकार के होते हैं, तत्व के अणु और यौगिक के अणु। तत्व के अणु समान प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, अयौगिक अणु अलग अलग प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का अणु कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु भी मिल करके अणु का निर्माण कर सकते हैं, और यौगिक के अणुओं का निर्माण तो भिन्न भिन्न परमाणु ही मिलकर करते हैं। तो पहला कथन सही है, लेकिन दूसरा गलत है। अधिकांश तत्व के परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं। परमाणु अस्थायी होते हैं जब वे अणु या आयन बन जाते हैं, जब वह अणु या आयन बन जाते हैं। इसमें सबसे बेहतर विकल्प आपको लग रहा है कि सी है। ए और बी को भी हम गलत नहीं कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन विकल्प कौन है? किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्नलिखित में कौन एक परमाणु का अणु के रूप में रहता है? एक परमाणु कौन रहता है? ऑर्गन। जितने भी अक्रिय गैसेस सभी के सभी क्या होते हैं? एक परमाणु होते हैं। जितने भी अक्रिय गैसेस सभी सभी एक परमाणु होते हैं। किसी पदार्थ का रासायनिक सूत्र, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये रासायनिक सूत्र है, पदार्थ के नाम को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल, ये एक अणु को प्रदर्शित करता है। सही है। अणुओं के एक मोल को प्रदर्शित करता है, ये भी सही है। जैसे हम लिख दिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल है, और 2 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 मोल हो जाएगा। 3 लिख देंगे तो 3 मोल हो जाएगा। कौन एक सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है, कौन जी? ये देखिए, सोडियम फॉस्फेट। फॉस्फेट का 3 होता है ना, सोडियम का 1, तो क्या हो जाएगा? N3PO। तो ये सही है, ये गलत है। सी भी सही है, ठीक है, सी भी सही है। कॉपर का 2 भी होता है, कॉपर का 2 भी होता है ना, और सल्फेट का भी 2 होता है, तो 2 मिल करके CuSO4 बन गया, कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट, एक बंधक तत्व उसे कहते हैं जो जिसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1। लेकिन एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी है? 3। इसीलिए एल्युमिनियम त्रिबंधक तत्व है। एल्युमिनियम एक बंधक तत्व है। जिसकी वैलेंसी 1 होगी उसे एक बंधक कहेंगे, जिसकी वैलेंसी 2 होगी वो 2 बंधक कहलाएगा, और जिसकी वैलेंसी 3 होगी उसे त्रिबंधक तत्व कहेंगे। पारा 1 और 2 ना। हाँ देखिए, धातु प्लस अधातु माइनस, तो पारा 2 वैलेंसी दर्शाता, 1 और 2, और पारा धातु है इसीलिए क्या होगा? प्लस। बाइकार्बोनेट आयन का सूत्र क्या है? बाइकार्बोनेट की वैलेंसी कितनी होती है? 1, इसीलिए इस पर कितना माइनस पावर होगा? 1, ये नहीं होगा। तो बाइकार्बोनेट आयन का सूत्र है HCO3 माइनस, इसकी वैलेंसी 1 होती है, और यह अधातु है। अधातु की वैलेंसी माइनस में दर्शाया जाता है, और धातु की वैलेंसी को प्लस में दर्शाया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम वैलेंसी को प्लस माइनस में दर्शाए। ठीक जिस तरह फिजिक्स में गति की दिशा बताने के लिए प्लस माइनस का यूज होता है ना, उसी तरह केमिस्ट्री में वैलेंसी में प्लस माइनस का यूज करके धातु अधातु को दर्शाया जाता है। धातु के वैलेंसी में क्या लगा देते हैं? प्लस, अधातु के वैलेंसी में माइनस। चूंकि बाइकार्बोनेट का वैलेंसी कितना होता है? 1, और ये सब अधातु का परमाणु का समूह है, इसीलिए -1, 2 बला नहीं होगा। कौन सा तत्व परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाता? सभी, तांबा भी, लोहा भी और पारा भी।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रासायनिक रूप से बंधित दो या अधिक परमाणुओं का एक विद्युत उदासीन समूह अणु कहलाता। बिल्कुल, उदाहरण के लिए H2O है, ये अणु है। और और इस अणु में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के परमाणु बंधे हुए हैं कि नहीं। तो ये जो कथन कर रहा है कि रासायनिक रूप से बंधित दो या अधिक परमाणुओं का एक विद्युत उदासीन समूह क्या अणु कहलाता है, तो बिल्कुल कहलाता है, सही है। किसी तत्व के सभी अणु सदृश परमाणु के बने होते हैं। किसी तत्व के, बिल्कुल, तत्व के अणु समान परमाणु से बने होते हैं। तत्व के अणु समान परमाणु से बने होते हैं, सही है। किसी यौगिक के अणु में विभिन्न तत्व के दो या अधिक परमाणु रहते हैं। बिल्कुल, यौगिक के अणु में अलग अलग प्रकार के परमाणु रहते हैं, जबकि तत्व के अणु में एक ही प्रकार के परमाणु रहते हैं। जैसे हम H2 लिखेंगे, ये तत्व का अणु है, लेकिन ये जल यौगिक का अणु है। तीनों कथन क्या है, सही है। तीनों कथन क्या है? क्रोमियम सल्फेट, क्रोमियम की वैलेंसी 3 होती है। क्रोमियम की वैलेंसी 3 होती है, क्लियर। क्रोमियम की वैलेंसी नहीं था नोट में। क्रोमियम की वैलेंसी कितना? 3। और सल्फेट की वैलेंसी 2। तो 3 वैलेंसी कौन ग्रहण करेगा? सल्फेट। बन जाएगा Cr2SO4 होल 3। एक द्विसंयोजक तत्व यानी M की वैलेंसी कितना है? 2, इसीलिए इसे कहते हैं द्विसंयोजक तत्व। एक द्विसंयोजक तत्व M के क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? क्लोराइड तब बनेगा जब अभिक्रिया क्लोरीन से होगी। क्लोराइड तब बनेगा जब अभिक्रिया क्लोरीन की वैलेंसी 1। वैलेंसी अदला बदली कर दीजिए, तो MCl2 M धातु के कार्बोनेट का सूत्र, कार्बोनेट का, ये गलत है, ये ऑक्साइड है। ये कार्बोनेट नहीं है। एम धातु के कार्बोनेट का सूत्र तो ये ना, कार्बोनेट में CO3 होगा। यह हमको लगता है कि क्या होनी चाहिए? ऑक्साइड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऑक्साइड। तो एम धातु के ऑक्साइड का सूत्र M2O3 है, और M2O3, तो इसका मतलब M की बैलेंसी कितनी है? 3, ऑक्सीजन की बैलेंसी 2। तब ना 3 O ले लिया, 2 कौन ले लिया? तो M2O3। तो अगर M धातु के कार्बोनेट को काट कर आप क्या लिखेगा? ऑक्साइड। तो धातु M के ऑक्साइड का सूत्र M2O3 है, तो इसका मतलब है M की बैलेंसी 3 है और O की बैलेंसी 2 है। अगर M की बैलेंसी 3 होगी और O की बैलेंसी 2 होगी, तब ना M2O3 बनेगा, क्लियर। तो M2O3 अगर ऑक्साइड का सूत्र है, तो क्लियर बात है कि M की बैलेंसी कितनी है? 3 है। M की बैलेंसी कितनी है? तो उसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? तो क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा MCl3। क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा MCl। सवाल में जो है ना मिस्टेक है, लेकिन यह सवाल बनता किस तरह आप देखे कि नहीं देखे? हाँ, सवाल में मिस्टेक है। सवाल में यह कार्बोनेट देकर ऑक्साइड दे दिया है, तो सवाल पूरी तरह से मिस्टेक है, कहीं पर मिसप्रिंट हो गया है। लेकिन ऐसे सवाल को बनाना कैसे है, इस बात को आप समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? क्लोराइड का सूत्र MCl3 होगा, लेकिन ऑप्शन में कोई है नहीं, तो इसका मतलब सवाल कुछ और पूछा गया था, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, क्लियर। आगे बढ़े, छोड़ दीजिए इस सवाल को। एक तत्व Y की संयोजकता कितनी है? 4। इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? ऑक्साइड तब बनेगा जब वो ऑक्सीजन से क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, और ऑक्सीजन की बैलेंसी 2, तो हो जाएगा Y2O4, 2 दूनी
4 YO2। जब कट रहा हो तो काट दीजिए, समझे? हाँ, क्लियर हो गया? किसी तत्व की किसी अन्य तत्व अथवा तत्वों के साथ संयोजन क्षमता को क्या कहते हैं? संयोजकता। एक परमाणु के किसी दूसरे परमाणु से रिएक्ट करने के जो क्षमता है उसे वैलेंसी यानी संयोजकता कहते हैं। यदि ऋणायन X के सोडियम लवण का सूत्र Na2X है, Na2X है। यदि एक ऋणायन का मतलब अधातु, ऋणायन का मतलब अधातु, ऋणायन तत्व किसे कहते हैं? अधातु को। यदि एक ऋणायन X के सोडियम लवण का सूत्र Na2X है, Na2X होने का मतलब है कि X का वैलेंसी 2 है और सोडियम की तो हम जानते हैं कितना, 1 होता है। तब जाकर ये फार्मूला बनेगा क्या? N2X। तो N2X से क्या पता चल रहा है? N2X से पता चल रहा है कि X की वैलेंसी कितनी है? 2 है। और सोडियम का तो आप जानते हैं कि सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है। तो इसके एल्युमिनियम लवण का सूत्र क्या होगा? एल्युमिनियम की वैलेंसी और X का 2। अब वैलेंसी अदला बदली हो जाएगा, Al2X3, Al2X3। सवाल को समझ रहे हैं ना दोस्तों? रासायनिक सूत्र बताए थे ना। निम्नलिखित में कौन त्रिबंधक तत्व है? त्रिबंधक तत्व उसे कहते हैं जिसकी वैलेंसी 3 होती है। 3 किसकी वैलेंसी है? सोडियम की वैलेंसी कितनी? कार्बन का 4। बोरॉन का कितना होता है परमाणु संख्या? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरम 5। 3 बोरॉन का 3 होता है। बोरॉन का परमाणु संख्या कितना? 5। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 3। जिसके अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वैलेंसी 3 होती है। आप नहीं जानते, जान लीजिए जिंक की वैलेंसी 2 और बोरॉन की वैलेंसी 3 है यहाँ पर। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी बताए नहीं है, इसलिए ये बात नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला चैप्टर में आप समझिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिटेल में। अब ये क्या है? माय गॉड, ए बनाइए तो हो, बनाइए, सब बनाइए तो। ऑनलाइन वाला भी सॉल्व कीजिए। जिससे सॉल्व नहीं हो रहा इसका मतलब अभी दिक्कत है उसको। हल्ला क्या कर रहे हैं? हल्ला काहे कर रहे हैं? एक की बैलेंसी 3 तथा 5 है। एक की बैलेंसी 3 भी है, एक की बैलेंसी 5। एक दूसरे तत्व जिसकी बैलेंसी कितनी है? 2 है, यानी बी की बैलेंसी कितनी है? अब का से संयोग करता है। इस प्रकार बने यौगिक का सूत्र क्या है? एक स्थिति में A2B3 होगा, इसकी बैलेंसी ये लेगा, इसकी बैलेंसी यहां पर A2B5 होगा। कौन होगा? A2B3, A2B, आंसर ए होगा। आपको क्या लगा सच में भारी है क्वेश्चन? अब कहिए इसकी करा कि ए और बी की संयोजकता 3 और 2 है, इससे बने यौगिक का क्या होगा? A2B3, A2B, किसी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग से 16 गुना, यानी 16।
12वें भाग से 20 गुना 20 mu। अब 12वें भाग का आधा यानी हाफ mu। नाइट्रोजन का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग से कितना गुना भारी है? 14 गुना। इसलिए भारी है क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो इसका मतलब नाइट्रोजन का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग का 14 गुना भारी है। सोडियम का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग का कितना गुना भारी होगा? 23 गुना भारी होगा। जिस परमाणु का जितना द्रव्यमान होता है वह परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग का उतना गुना ही भारी होता है। परमाणु द्रव्यमान इकाई किसके तुल्य है? हाँ, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को कितना माना गया है? 1 mu माना गया है। 1 mu बराबर होता है 1.66 गुना 10 के पावर -24 ग्राम के। मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 mu है, तो मैग्नीशियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 24 ग्राम। कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 mu होता है, तो मैग्नीशियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 24 ग्राम होगा, 24 ग्राम होगा। क्लियर? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एक समान होते हैं। एक तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान बिल्कुल एक समान होते हैं जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार। भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु का द्रव्यमान एक समान नहीं होते बिल्कुल। कौन कथन सही है? दोनों कथन क्या है? दोनों गलत है। एक मिनट। एक तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एक समान होते सही है। भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु का द्रव्यमान एक समान ही होते हैं गलत। भिन्न भिन्न, जैसे नाइट्रोजन का 14 mu होता है, ऑक्सीजन का 16 mu होता है, तो भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु के द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, एक समान। तो ये गलत है। सही है केवल एक। सही है केवल एक। ऑक्सीजन और बोरन के यौगिक के 0.24 ग्राम नमूने के विश्लेषण से बोरन के 0.096 ग्राम, ऑक्सीजन के 0.14 ग्राम पाए गए। यौगिक में बोरन तथा ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा कितना होगा? तो एक का प्रतिशत निकाल लीजिए और उसके बाद उसे 100 में से क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो कह रहा है ऑक्सीजन और बोरन का यौगिक कितना है? ग्राम। यौगिक में बोरन कितना है? बोरन है आपको 0.096 ग्राम। तो अगर इतना ग्राम में इतना है तो 1 ग्राम यौगिक में बोरन कितना हो जाएगा? 0.096 बटे 0.24 ग्राम होगा कि नहीं होगा? अब परसेंटेज पूछ रहा है ना, तो परसेंटेज कितना में निकालेंगे? 100 ग्राम यौगिक में बोरन हो जाएगा 0.096 अब बटा 0.24 गुना कितना? 100। अब पॉइंट को हटा दे। एक मिनट। पॉइंट को क्या करते हैं? हटा देते हैं। पॉइंट को क्या कर देते हैं? हट गया तो इतना हो जाएगा, कट गया 24 चौके, तो बोरन कितना? और अगर बोरन 40 है तो कार्बन कितना होगा? 60 होगा। आंसर क्या होगा? ये तो मैथ का सवाल हो गया। क्या सीधा सवाल है? समझे कि नहीं? देखिए धीरज कुमार हिला दिया है। धीरज कुमार का आंसर बहुत फास्ट आया है।
आगे बढ़े। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कुछ कथन पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, वे कथन निम्नलिखित में कौन है? परमाणु अविभाज्य, ये भी गलत कथन है। एक तत्व के सभी परमाणु निश्चित रूप से एक समान द्रव्यमान के होते, इसमें भी आंशिक रूप से गलती है, क्योंकि समस्थानिक परमाणुओं के द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु का द्रव्यमान समान भिन्न भिन्न होता है, ये बात में भी थोड़ी सी गलती है, क्योंकि संभारिक जैसे पोटेशियम हो गया, ऑर्गन हो गया, अलग अलग परमाणु है, लेकिन ये संभारिक इनके द्रव्यमान समान है। तो ये तीनों बात में जो डाल्टन बोला है, इसमें आंशिक रूप से कुछ ना कुछ गलतियां हैं। कहना एक तत्व के सभी परमाणु निश्चित रूप से एक समान द्रव्यमान के होते हैं, ये डाल्टन का कहना है। तो ये कथन भी पूरी तरह से सही। हम जानते हैं कार्बन, एक कार्बन होता है जिसका द्रव्यमान कितना होता है, एक और कार्बन होता है, तो दोनों कार्बन ही है, लेकिन इनके द्रव्यमान में थोड़ा क्या है, अंतर है। और ये दोनों समस्थानिक है, जो हम अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। जब कार्बन के 3 ग्राम को ऑक्सीजन के 8 ग्राम में जलाया जाता है, कार्बन के 3 ग्राम को ऑक्सीजन के 8 ग्राम में जलाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 11 ग्राम उत्पन्न होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना द्रव्यमान उत्पन्न होगा जब कार्बन के 3 ग्राम को ऑक्सीजन के 50 ग्राम, कार्बन के 3 ग्राम ऑक्सीजन के 8 ग्राम में जलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना, 11। तो इसका मतलब है कि 3 ग्राम कार्बन है, ऑक्सीजन 8 ग्राम है, तब जाकर कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकल रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान का अनुपात निकालिए, तो 12 mu अनुपात 16 गुना 2 mu, क्योंकि ऑक्सीजन के कितना परमाणु है, 12, 16 दूनी 4 तिया 4 अठे। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान कितना निकला, तो इसका मतलब है कि 3 ग्राम कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड पुनः कितना है, 3 ग्राम है, ऑक्सीजन को बढ़ाकर कितना, तो ऑक्सीजन कितनों कर दे, कार्बन तो हमारा 3 ग्राम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, 11 ग्राम बनेगा। अधिक कार्बन डाइऑक्साइड तब बनेगा जब ऑक्सीजन के साथ साथ आप किसकी मात्रा को बढ़ाइएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए कार्बन के 3 ग्राम को ऑक्सीजन चाहिए कितना, 8 ग्राम। उसके बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा 11 ग्राम। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन 50 कर दिए हैं तो कार्बन की मात्रा बढ़ाइएगा तब ना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। लेकिन आप कार्बन 3 ग्राम रखे हैं, ऑक्सीजन बढ़ा दिए हैं, तो कोई ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त नहीं होगा। आपको मात्र कितना प्राप्त होगा, 11 ग्राम प्राप्त होगा। नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान, तो कैल्शियम का कितना 40, कार्बन का कितना 12, ऑक्सीजन का 16 गुना 3, 16 गुना 3 कितना 100 mu। कार्बन के 3 परमाणु है तो 16 गुना 3। नेक्स्ट, जल का आणविक द्रव्यमान, जल का आणविक द्रव्यमान 18 ग्राम होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तो 98 निकाल लिए हैं। चलिए अब ज्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं इस सवाल में। द्रव्यमान के अनुसार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के अनुपात में संयुक्त होते हैं, 1:8 के अनुपात में संयुक्त होते हैं और जल बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस के 3 ग्राम के साथ पूर्ण रूप से क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन गैस का कितना द्रव्यमान आवश्यक होगा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8, इसका मतलब है 1 ग्राम हाइड्रोजन को कितना ऑक्सीजन चाहिए, 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। तो 3 ग्राम को 8 तिया
24 चाहिए। सोडियम तत्व का लैटिन नाम क्या है? नेट्रियम। सोडियम का लैटिन नाम, फेरम लोहा का, क्यूपरम कॉपर का, कैलियम पोटेशियम का, कैलियम पोटेशियम का। हाइड्रागैरम मरकरी का, हाइड्रागैरम किसका? मरकरी का लैटिन नाम है, हाइड्रागैरम मरकरी का लैटिन नाम है। कैल्शियम कार्बोनेट के 10 ग्राम को पूर्ण रूप से कैल्शियम कार्बोनेट ये अपघटित होता है ना, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाई ऑक्साइड बनता है। तो कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का 10 ग्राम पूर्ण रूप से अपघटित होकर 5.6 ग्राम, ये जो है आपका कैल्शियम ऑक्साइड कितना है? 5.6 ग्राम है। शेष कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, तो मुक्त हुए कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होगा? तो 10 में से 4 पॉइंट। ऐसा ही एक सवाल बनाए थे हम, हाइड्रोजन कौन है? ये किसका है? सल्फर का। डाल्टन का कुछ प्रतीक चिन्ह था, याद किए थे? देखिए तो एक बार, डाल्टन का जो प्रतीकात्मक संकेत था, क्लियर? आगे आइए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुसार 3:2 के अनुपात में संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड 3:2। मैग्नीशियम के 24 ग्राम के साथ पूर्ण रूप से क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन के कितने ग्राम की आवश्यकता है? तो 8 गुना, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना 8 दूनी। मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम ऑक्सीजन का अनुपात 3:2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 ग्राम मैग्नीशियम को मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए 2 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। 3 को 2 चाहिए, तो 24 को 16 चाहिए। एक अणु में उपस्थित परमाणुओं के संगठन को व्यक्त किया जा सकता है रासायनिक सूत्र के द्वारा। अणु को प्रदर्शित करने के लिए रासायनिक सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। यदि विभिन्न स्रोतों से लिए गए शुद्ध जल के 100 ग्राम को विद्युत प्रवाहित करके अपघटित किया जाता है, तो सदैव हाइड्रोजन के 11 और ऑक्सीजन के 89 ग्राम प्राप्त होते हैं। यह कथन द्वारा कौन से रासायनिक नियम प्रदर्शित होते हैं? निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम कहता है कि किसी भी यौगिक में तत्व के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा निश्चित रहता है, चाहे तत्व को किसी भी स्रोत से क्यों न प्राप्त किया जाए, चाहे तत्व को किसी भी तरह, यौगिक की बात हो रही है। निश्चित अनुपात का नियम कहता है कि एक यौगिक में तत्व के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा नियत रहता है, चाहे उस यौगिक को किसी भी तरह से हम निर्मित क्यों न कर ले, और चाहे उस यौगिक को किसी भी स्रोत से प्राप्त क्यों न कर ले। द्रव्यमान का तो बात कर रहा है, तो द्रव्यमान संरक्षण की बात हो रही है। द्रव्यमान की बात क्या करेंगे? 100 ग्राम विद्युत प्रवाहित करके अपघटित किया जाता है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 11.11 ग्राम ऑक्सीजन के 79 ग्राम प्राप्त होते हैं। इसका मतलब ये है
कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का द्रव्यमान हमेशा जल में क्या रहता है, निश्चित रहता है। ये न हुआ। अगर कहता कि जल को विद्युत प्रवाहित करके कितना निकलेगा, तब हम द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन कर सकते थे। लेकिन यहाँ की कर यदि विभिन्न स्रोतों से लिए गए शुद्ध जल में, और विभिन्न स्रोतों की बात किस नियम में की गई है, निश्चित अनुपात के नियम में की गई है कि यौगिक को आप किसी भी स्रोत से क्यों ना प्राप्त करें, किसी भी तरह क्यों ना बनाए, उसमें तत्व के द्रव्यमान का अनुपात निश्चित रहता है। किस प्राचीन दार्शनिक, भारतीय दार्शनिक ने सुझाव दिया था कि संपूर्ण द्रव बहुत ही छोटे कणों से बने होते हैं। ये कणाद है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो कैल्शियम के 5 ग्राम में कितने मोल होंगे? अब ध्यान दीजिए, पिछला क्लास पढ़े किए थे सब। हम क्या देखे थे कि किसी तत्व के 1 मोल का द्रव्यमान तत्व के परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये जान रहे हैं कि हम कोई भी तत्व के 1 मोल का द्रव्यमान तत्व के परमाणु द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। ये बात हम सभी जान गए थे। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? इसका मतलब है कैल्शियम का 1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा, बताइए कितना होगा? 40 ग्राम होगा कि नहीं होगा? तो कैल्शियम के 1 मोल का द्रव्यमान कितना? 40 ग्राम। कैल्शियम के 1 मोल का द्रव्यमान कितना? तो 40 ग्राम कैल्शियम बराबर 1 मोल। इसलिए 1 ग्राम कैल्शियम बराबर 1/40 मोल। अब कितना ग्राम पूछ रहा है? 5 ग्राम। तो 5 ग्राम कैल्शियम बराबर 1/40 गुना 5 मोल, यानी 1/8 मोल। 1/। तो हम जानते हैं कि किसी भी तत्व के 1 मोल का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किसी भी तत्व के 1 मोल का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान के बराबर होते हैं, या ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होते हैं। तो कैल्शियम के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? 40 ग्राम होगा, क्योंकि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 है। तो कैल्शियम के 1 मोल का द्रव्यमान कितना, यानी 40 ग्राम कैल्शियम कितना मोल है? तो 1 ग्राम कैल्शियम कितना मोल होगा, और 5 ग्राम कैल्शियम कितना मोल होगा? 1/। सवाल समझे? अब 1/8 को पॉइंट में बदलिएगा, कितना आएगा? क्लियर? सभी लोग समझे इस सवाल को? आगे आए। एल्युमिनियम परमाणु के, यहां देखिए, यहां 4 लिखिए। यहां क्या लिखिए? 4 मोल। एल्युमिनियम परमाणु के 4 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? 4 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? सवाल सुधार किए? सवाल में सुधार ये करना था कि एल्युमिनियम परमाणु के 4 मोल का द्रव्यमान कितना होगा। अब आइए, हम जानते हैं कि तत्व के 1 मोल का द्रव्यमान, तत्व के 1 मोल का द्रव्यमान तत्व के परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तत्व के 1 मोल का द्रव्यमान तत्व के परमाणु द्रव्यमान के, इसलिए एल्युमिनियम के 1 मोल का द्रव्यमान, एल्युमिनियम के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? 27 ग्राम होगा, क्योंकि एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 mu है। ग्राम परमाणु द्रव्यमान 27 ग्राम हो जाएगा। तो किसी भी तत्व के 1 मोल का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान के बराबर होते हैं।
तो एल्युमिनियम का भी 1 मोल का द्रव्यमान एल्युमिनियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होंगे, 27 ग्राम होंगे। तो 1 मोल 27 ग्राम है, तो 4 मोल 108 ग्राम होगा। 27 गुना 4 कर दीजिए। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 mu है, तो 5.7 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या क्या होगी? तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए, मोलों की संख्या बराबर ग्राम में द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान। मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला क्या है? ग्राम में द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान हमेशा किस में लेना है? अभी तो ग्राम में दिया हुआ ही है, कभी कभी केजी में दे देगा तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे किस में? तो किसी भी तत्व के मोलों की संख्या बराबर तत्व का ग्राम में द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान। तत्व का ग्राम में द्रव्यमान 5.75 है और सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 23 से निकालिए। .25। अगला, यदि कार्बन परमाणुओं के 1 मोल का भार 12 ग्राम है, तो कार्बन के 1 परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान क्या होगा? देखिए, 1 मोल का भार कितना है? 12 ग्राम है। 1 मोल का भार 12 ग्राम है, तो इसका मतलब 6.022 गुना बराबर 23 परमाणुओं का भार कितना है? 12 ग्राम। होगा कि नहीं होगा? यदि कार्बन परमाणु का 1 मोल का भार कितना है? 1 मोल का भार, अब 1 मोल में कितना परमाणु रहते हैं? तो अगर 1 मोल का भार 12 ग्राम है, तो इसका मतलब इतने परमाणु का भी भार कितना है? 12 ग्राम है। और अगर इतने परमाणु का भार 12 ग्राम है, तो इसका मतलब है 1 परमाणु का भार बराबर 12 बटे 6.022 गुना 10 के पावर 23 होगा। अब इसका मान निकलेगा 12 ये 23 ऊपर जाएगा तो पावर माइनस से प्लस से क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12, लेकिन थोड़ा 2 से कम होगा तो आंसर क्या होगा? अनुमानिक के आधार पर दे रहे हैं, इतना ही होगा। सवाल समझे? कार्बन के 1 मोल का भार 12 ग्राम दिया हुआ है, और हम जानते हैं कोई भी पदार्थ हो उसके 1 मोल में 6.022 गुना 10 के पावर 23 परमाणु ही होगा। तो कार्बन के 1 मोल का भार 12 ग्राम है, तो इसका मतलब है कि कार्बन के इतने परमाणुओं का भार 12 ग्राम है। और अगर इतने परमाणु का भार 12 ग्राम है, तो 1 परमाणु का भार 12 बटे, और निकाल दीजिए काट कर, इतना ही निकलेगा। समझे सवाल को? सब समझ गए? बहुत का चेहरा नहीं लगता है कि समझे हैं। घर पर जाकर बनाइएगा 1 2 बार 3 बार 4 बार। कष्ट काटने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्या जी? आगे बढ़े। लगता है न्यूमेरिकल है ना? आइए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है? 1 मोल सोडियम 23 है, बिल्कुल
सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो इसका मतलब 1 मोल का 23 ग्राम सही है। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5। क्लोरीन का 35.5, तो 1 मोल हो जाएगा 35.5 ग्राम। 2 मोल 71, सही है, सही है। कॉपर का होता है 63.5, सही है। 3 मोल कॉपर, 3 मोल कॉपर का द्रव्यमान सीधे परमाणु द्रव्यमान का कितना गुना हो जाएगा? 63.5 गुना 3, 15, 3 3 9 1 10, 190.5। तो यही आपका क्या है? गलत है। अब पारा का परमाणु द्रव्यमान होता है 200 mu, तो पारा तो सही है। 1 मोल का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान के बराबर होते हैं। 2 मोल का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान का 2 गुना होगा। 3 मोल का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान का 3 गुना होगा। 4 मोल का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान का 4 गुना होगा। तो इस हिसाब से सम्मिलित कौन नहीं है? सी। 3 मोल कॉपर, कॉपर के परमाणु द्रव्यमान का 3 गुना होगा, और कॉपर का परमाणु द्रव्यमान का 3 गुना कितना निकला? 190.5, यानी 3 मोल कॉपर का वजन 190.5 होगा। 2.8 ग्राम भार के आयरन के टुकड़े में आयरन के परमाणु की संख्या कितनी होगी? अब देखिए, परमाणु या अणु की संख्या निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? मोल निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मोल, तो पहले मोल निकाल लीजिए। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? ग्राम में द्रव्यमान बटे परमाणु, ग्राम में द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान। अब ग्राम में द्रव्यमान कितना है? और लोहा का परमाणु द्रव्यमान 56, लोहा का परमाणु द्रव्यमान 56, ये हो गया 28 दूनी 56, 1/20 मोल। 1/20 है ना, होगा 1/20 मोल। तो 2.8 ग्राम लोहा कितने मोल के बराबर है? 1/20 मोल के। क्लियर? 2.8 ग्राम लोहा, लोहा के कितने मोल के बराबर हुआ? अब सवाल पर आइए, 1 मोल में कुल कितना परमाणु? और आपको 2.8 ग्राम में निकालने के लिए बोल रहा है, 2.8 मोल में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर 1 मोल में इतना है तो 2.8 ग्राम में कितना होगा? तो मतलब 1/20 मोल में कितना होगा? तो इसको गुना कर दीजिए 1/20 से गुना कर दीजिए। क्लियर? 2 से काट दीजिए। 1/20 को इस तरह लिख सकते हैं ना, 2 तिया 10 ऊपर से निकल जाएगा, तो 3.01 गुना 10 के पावर 23 की जगह 22। क्लियर हुआ? सवाल को समझे कि नहीं? सवाल कर रहा है कि 2.8 ग्राम लोहा में कितने लोहा के परमाणु होंगे, और हमने 2.8 ग्राम लोहा को मोल में कन्वर्ट कर दिया, वो 1/20 मोल निकला। 2.8 ग्राम लोहा 1/20 मोल है। 1 मोल लोहा में लोहा के इतने परमाणु होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ हो उसके 1 मोल में इतना ही होगा। अगर 1 मोल में इतना है तो 1/20 मोल में कितना होगा? निकल चुका है, और यही सवाल पूछ रहा है। आंसर क्या होगा? आगे बढ़े। अगर कार्बन के 1 ग्राम में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या n है, कार्बन के 1 ग्राम में उपस्थित कुल परमाणु की संख्या n है,
तो मैग्नीशियम के 1 ग्राम में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। अब इस सवाल को समझे। अगर कार्बन के 1 ग्राम में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है, n है, तो मैग्नीशियम के 1 ग्राम में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। अब आप पहले इस n को मोल में कन्वर्ट कर दीजिए। कार्बन के 1 ग्राम में कुल परमाणु कितना है, n है, तो कार्बन का मोल निकाल लीजिए। अब मोल बराबर क्या होता है, ग्राम में अब बटे होता है। अब कार्बन कितना ग्राम है, 1 ग्राम है ना। कार्बन कितना ग्राम है, 1 ग्राम। अब कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, तो इतना मोल हो गया कि नहीं। तो कह रहा है कि 1 ग्राम में कुल परमाणु कितना है, 1 ग्राम में कुल कितना परमाणु है, n परमाणु है। तो इसका मतलब 1/12 मोल में कितना परमाणु है, n परमाणु है। कोई दिक्कत। अगर हमें सवाल यह कह रहा है कि कार्बन के 1 ग्राम में n परमाणु है, तो कार्बन का 1 ग्राम कार्बन के कितने मोल के बराबर। तो कार्बन के 1 ग्राम में अगर n परमाणु है, तो इसका मतलब कार्बन के 1/12 मोल में कितना परमाणु है, n परमाणु में। सवाल समझ गए। अब किसी भी पदार्थ का मोल क्या होता है, एक ही संख्या होती है। अगर कार्बन के इतना मोल में इतना परमाणु है, तो किसी भी पदार्थ के इतना मोल में इतना परमाणु होगा कि नहीं होगा। कोई भी पदार्थ हो उसके 1 मोल में परमाणु की संख्या समान होती है, तो कोई भी पदार्थ हो उसके 1/12 मोल में भी परमाणु की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो मैग्नीशियम के भी 1/12 मोल में कितना परमाणु होंगे, लेकिन हमें मैग्नीशियम के 1/12 मोल में नहीं, बल्कि मैग्नीशियम के 1 ग्राम के बारे में पूछ रहा है। निकाल लेते हैं। सवाल में क्या कर रहा है कि मैग्नीशियम के 1 ग्राम में कितने परमाणु होंगे। पहले आप मैग्नीशियम के मोल निकालिए। मैग्नीशियम का मोल, फिर इसका भी वही फॉर्मूला होगा, ग्राम में द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान। अब मैग्नीशियम का भी 1 ग्राम ने दिया हुआ है, और मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना, तो मैग्नीशियम का 1 ग्राम कितना मोल हो गया, 1/24 मोल। 1/12 मोल n है, तो 1/24 मोल n/2 होगा कि नहीं होगा। 1/24 1/12 का आधा है ना जी। आधा का मतलब 1/2, आधा का मतलब 1/2 गुना 1/2 करिएगा, इतना आएगा। तो मैग्नीशियम का 1 ग्राम 1/24 मोल निकल चुका है। 1/12 मोल अगर n होगा, तो 1/24 मोल कितना होगा, 1/24 मोल कितना होगा। चलिए धीरज कुमार, गुलशन कुमार, आंसर दिखिए आ रहा है ऑनलाइन वालों सबका। गुलशन कुमार, ऑफलाइन में है कोई गुलशन, कोई नहीं। अच्छा, आगे में है नहीं, 2-4 गुलशन है। नाम तो बहुत पुराने जमाने से भी गुलशन नाम रखा जा रहा है। ठीक है, स्थिति है कि कई हमारे दोस्त भी गुलशन हैं और कई चाचा जी टाइप आदमी भी गुलशन है। इसका मतलब है गुलशन नाम रखने की प्रथा अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। नहीं है, आजकल गुलशन नाम रखने में कई लोग संकोच करने लगते हैं कि ये कौन नाम है। एक बात आप गौर किए हैं, नाम रखने की जो प्रक्रिया है वो अब बिल्कुल नया हो चुका है। आजकल के बच्चों का नाम पुराने बच्चों से मेल नहीं खाएगा।
हम आपके नामों से मेल नहीं खाएगा, है कि नहीं है? आप में कईयों का नाम मनीष कुमार जरूर होगा, है ना? नया बच्चा का यह नाम शायद ही देखने को मिले हैं। खैर छोड़िए, नामों में क्या रखा है। क्लियर? चलिए, तो आंसर क्या होगा? चलिए, गुलशन जी n/2 होगा। आगे बढ़ जाते हैं। इसका आंसर मुंह जबानी बोलिए, क्या होगा? 6.022 गुना 10 के पावर 23 बराबर 1 मोल। तो ये 2 गुना है तो कितना होगा? 2 मोल। 2 मोल। नेक्स्ट, आधा मोल आधे अणुओं के बराबर होगा कि नहीं जी? ठीक है, 1 मोल इतना होता है तो आधा मोल इसका आधा, शायद इसका आधा, आधा मतलब 2 से भागा कर दीजिए। क्लियर हो गया? 0.5 मोल यानी कि आधा मोल। 1 मोल बराबर 6.022 गुना 10 के पावर 23 होता है, तो आधा मोल। अब यहां पर एक चीज और समझना है दोस्तों, एक चीज और समझना है कि ये जो यौगिक का सूत्र है, जैसे H2O एक रासायनिक सूत्र है और किसका है? जल का है। H2O एक रासायनिक सूत्र है और जल का है। तो 1 मोल जल का मतलब हुआ, 1 मोल जल का मतलब हुआ 2 मोल हाइड्रोजन तथा 1 मोल ऑक्सीजन। कोई भी अणु जो है वो कितने मोल का द्योतक है? 1 मोल का। अब जल के रासायनिक सूत्र में हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के, तो इस सूत्र का मतलब होता है कि अगर आप इसका 1 मोल लीजिएगा तो उस 1 मोल में हाइड्रोजन कितना होगा? 2। ऑक्सीजन कितना होगा? 1। मतलब 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल हाइड्रोजन मिलकर के 1 मोल जल का निर्माण करते हैं। ये केमिकल फार्मूला का मीनिंग होता है। इसको आप समझे कि नहीं समझे? ठीक उसी तरह अगर हम ले 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका मतलब है कि 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में 2 मोल क्या है? हाइड्रोजन है। 1 मोल क्या है? सल्फर है। और 4 मोल क्या है? ऑक्सीजन है। मतलब 4 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल सल्फर और 2 मोल हाइड्रोजन मिलकर के 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम लिए 1 मोल अमोनिया, तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन कितना मोल है? 1 मोल है। और इसमें हाइड्रोजन कितना मोल है? 3 मोल है। क्लियर हुआ? तो रासायनिक सूत्र मोल के रूप में किस प्रकार से हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, इस बात को समझे कि नहीं समझे? और उसी आधार पर आगे आपका क्वेश्चन है, आगे नहीं, यही क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि 1 मोल CO2 में कार्बन कितना है? 1 मोल। ऑक्सीजन कितना है? 2 मोल। और कार्बन अगर 1 मोल है तो 1 मोल में कार्बन के कितने परमाणु होंगे? इतने परमाणु होंगे कि नहीं? तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में है 6.022 गुना 10 के पावर 23 कार्बन परमाणु, और इसको दुगुना कर दीजिएगा, उतना ऑक्सीजन परमाणु है। तो 75 का सबसे बेहतरीन आंसर क्या है? ए है। क्लियर? समझे सवाल को? ऑक्सीजन की तो बात की नहीं गई है, नहीं तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन कितना है? 2 मोल है ना।
तो 2 मोल है तो 2 से गुना कर देते, उतना आ जाता है आंसर। O2 गैस के 0.7 मोल का द्रव्यमान क्या होगा? आप जानते हैं 1 मोल का द्रव्यमान किसके बराबर होते हैं? परमाणु द्रव्यमान, या अगर यौगिक है तो आणविक द्रव्यमान बराबर होते हैं। परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। तो यहां पर हम परमाणु द्रव्यमान तो लेंगे नहीं, क्योंकि यहां पर अणु है, तो अणु का 1 मोल का द्रव्यमान अणु के आणविक द्रव्यमान के बराबर होते हैं। अणु के 1 मोल का द्रव्यमान अणु के आणविक द्रव्यमान के बराबर होते हैं। तो O2 का 1 मोल का द्रव्यमान बराबर क्या होगा? 16 दूनी 32 होगा। 16 दूनी 32। 1 मोल अणु का द्रव्यमान अणु के आणविक द्रव्यमान के, तो 32 ग्राम O2 बराबर कितना मोल? 1 मोल। तो 1 ग्राम बराबर 1/32 मोल। कितना ग्राम पूछ रहा है? 0 और मोल के बारे में पूछ रहा है। मोल के बारे में पूछ रहा है। 1 मिनट, सॉरी दोस्तों। तो 1 मोल कितना हो गया? 32। तो 0.7 मोल बराबर 32 गुना 0.7 दूनी 14, 7 21 1 22, तो 22.4 ग्राम। किसी भी अणु के 1 मोल का द्रव्यमान उसके आणविक द्रव्यमान के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। नेक्स्ट, ये पर यहां पर गलती है। यहां पर होगा Cr2S3। Cr2S3 85 ग्राम क्रोमियम सल्फाइड में क्रोमियम के कितने मोल होंगे? क्लियर? सबसे पहले 1 मोल क्रोमियम सल्फाइड में क्रोमियम कितना मोल होगा? क्रोमियम सल्फाइड का सही सूत्र लिखे। क्रोमियम सल्फाइड का सही सूत्र होगा Cr2S3। Cr2S3। क्लियर? तो अगर क्रोमियम सल्फाइड का सही सूत्र Cr2S3 है, Cr2S3 है, तो 1 मोल क्रोमियम सल्फाइड में क्रोमियम का कितना मोल होगा? फार्मूला देखकर मोल का पता लगाते हैं जी। इससे पहले नहीं बताए थे? कितना मोल होगा? अरे सवाल में आपको नहीं बताते कि जैसे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसमें कार्बन कितना होगा? 1 मोल होगा। ऑक्सीजन कितना होगा? 2 मोल होगा। होगा कि नहीं होगा? फार्मूला का मतलब होता है कि यहां पर 2 मोल ऑक्सीजन 1 मोल कार्बन मिलकर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर। आपको लगेगा 3 मोल मिलकर 1 मोल कैसे होगा? तो ये परमाणु और ये अणु है, समझे कि नहीं? यानी 1 मोल कार्बन और 2 मोल ऑक्सीजन मिलकर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक उसी तरह आपको दे दे कि सल्फर डाइऑक्साइड 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर कितना मोल है? 1 मोल है। सल्फर कितना मोल है? 1 मोल है। ऑक्सीजन कितना है? 2 मोल। ऑक्सीजन कितना है? 2 मोल है। क्लियर हुआ? बात समझ गए? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि अगर हम आपको बोले कि 1 मोल क्रोमियम सल्फाइड में क्रोमियम कितना मोल है? कितना मोल है? 2 मोल है। क्लियर हो गया? तो
एक मोल क्रोमियम सल्फाइड में क्रोमियम का 2 मोल होगा। ये हम फार्मूला के आधार पर पता लगा ले, लेकिन सवाल तो हमें पूछ मोल लिख दिए हैं, लेकिन फार्मूला में हमें क्या पूछ रहा है? 85 ग्राम। तो हम क्या करते हैं, 85 ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 85 ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 85 ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर लेंगे तो तुरंत हमें पता चल जाएगा कि क्रोमियम कितना मोल है, क्योंकि हमें पता है कि 1 मोल में क्रोमियम 2 मोल होगा। 1 मोल इस यौगिक में क्रोमियम 2 मोल होगा, और हम 85 ग्राम को मोल में बदल लेते हैं। मोलों की संख्या बराबर होता है ग्राम में द्रव्यमान बटे यौगिक की बात की जा रही है, तो यौगिक की बात हो तो तब हम परमाणु द्रव्यमान न लेकर क्या लेंगे, और ग्राम में द्रव्यमान कितना है? 85। अब आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिएगा, नहीं निकालिएगा तो क्रोमियम का होता है 52, क्रोमियम का, और सल्फर का होता है 32। क्रोमियम का 52, सल्फर का 32। तो क्रोमियम 2 है, सल्फर 3 है, कितना? 200। 200 आएगा, लिख देते हैं 200। तो मोल निकल गया, यानी 85 ग्राम क्रोमियम सल्फाइड कितने मोल के बराबर है? 85 बटे 200 मोल के बराबर है। अब आइए दोस्तों, आप तो जान गए कि 1 मोल क्रोमियम सल्फाइड में क्रोमियम कितना है? 2 मोल। तो 85 ग्राम पूछ रहा है, और 85 ग्राम कितना मोल निकल चुका है? 85 बटे 200 मोल क्रोमियम सल्फाइड में क्रोमियम हो जाएगा 1 मोल में इतना, तो 85 बटे 200 में 85 बटे 200 मोल काट दीजिए, 100 हो गया। 0.85 है सर, 0.85 ऑप्शन है। चलिए दोस्तों, सवाल को समझे कि नहीं? नहीं समझे? अच्छा रिपीट कर देते हैं। सवाल कर रहा है, सवाल में तब पहले फार्मूला गलती लिखा हुआ है, उसको सब सही कर लिए। सवाल कुछ भी हो, आंसर होगा डी। अब समझिए, क्रोमियम सल्फाइड, क्रोमियम सल्फाइड का सही सूत्र Cr2S3 होता है। कह रहा है कि 85 ग्राम क्रोमियम सल्फाइड में क्रोमियम का कितना मोल होगा, क्रोमियम का कितना मोल होगा। फार्मूला के आधार पर हम ये जानते हैं कि 1 मोल क्रोमियम सल्फाइड में क्रोमियम 2 मोल होगा। क्लियर? तो हमें ये तो पता है कि 1 मोल क्रोमियम सल्फाइड में क्रोमियम 2 मोल होगा, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि 85 ग्राम में कितना होगा। तो हमने 85 ग्राम क्रोमियम सल्फाइड को मोलों में कन्वर्ट कर दिया और निकल गया 85 बटे 200 मोल। अब फार्मूला के आधार पर हमें पता है कि 1 मोल क्रोमियम सल्फाइड में 2 मोल क्रोमियम होगा, तो 85 बटे 200 मोल यानी 85 ग्राम क्रोमियम सल्फाइड में कितना होगा, तो हम निकाल लिए 0.85। आगे बढ़े। आगे बढ़े। एम तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान
यहाँ पर सही करिएगा। यहाँ पर होगा 10 के पावर माइनस 23, 10 के पावर माइनस 23। प्रश्न में सुधार करिए। तत्व के m के एक परमाणु का द्रव्यमान, तत्व के m के एक परमाणु का द्रव्यमान 2.65 गुना 10 के पावर माइनस 23 ग्राम है। तो यह तत्व m क्या है? तो ध्यान दीजिए, एक परमाणु का द्रव्यमान 2.65 गुना 10 के पावर माइनस 23 ग्राम होगा। एक परमाणु का द्रव्यमान 2.65 गुना 10 के पावर माइनस 23 ग्राम होगा। तो अब आप 6.02 10 के पावर 23 परमाणु का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। एक परमाणु का द्रव्यमान 2.65 गुना 10 के पावर माइनस 23 ग्राम दिया हुआ है। तो आप इतने परमाणु का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। निकालिए जी। 6.022 गुना 10 के पावर 23 गुना 6.22 गुना 10 के पावर माइनस 23 होगा कि ना होगा? एक परमाणु का दिया हुआ है, इतना परमाणु का निकालना है, गुना कर दिए, 23 कट गया, कटा, गुना करिए तो कितना आ रहा है? ये आएगा 15.99, यानी कितना? 16 आएगा। कितना आ गया? 16.48। 15.99 नहीं आ रहा है, ये 15.99 आ रहा है। हम कई बार सॉल्व किए हैं, इसलिए हमको याद है। ठीक है, नहीं बताते रहते हैं बैच में। 9 आ रहा है ना, 9.5 आ रहा है ना, तो गुना करके 15.99 आएगा, यानी लगभग कितना? तो अगर एक परमाणु का द्रव्यमान इतना है तो इतना परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? 16। और इतना परमाणु कितना मोल? यानी इतना परमाणु 1 मोल के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि 1 मोल का द्रव्यमान कितना है? 16 ग्राम। और 1 मोल का द्रव्यमान 16 ग्राम है, तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि परमाणु द्रव्यमान 16 एमयू है। और इस तरह से यह तत्व आपका कौन है? ऑक्सीजन। सवाल को समझिए फिर से। सवाल में एक परमाणु का द्रव्यमान दिया हुआ है और एक परमाणु का द्रव्यमान दिया हुआ है, तो हम 6.022 गुना 10 के पावर 23 परमाणु का द्रव्यमान निकाल लिए। कितना निकला? और अगर 6.022 गुना 10 के पावर 23 परमाणु का द्रव्यमान 16 निकला है, तो इसका मतलब 1 मोल का द्रव्यमान कितना है? और हम जानते हैं कि 1 मोल का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान के बराबर होते हैं। तो अगर 1 मोल का द्रव्यमान 16 ग्राम है, तो परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 16 एमयू होगा। और 16 एमयू परमाणु द्रव्यमान किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। किसका होता है? आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। क्लियर? अगला, नियोन के कितने ग्रामों में परमाणुओं की संख्या उतनी ही होगी जितनी कैल्शियम के 4 ग्रामों में परमाणु की संख्या होती है? अब करा कि नियोन के कितने ग्रामों में परमाणु की संख्या उतनी ही होगी जितनी कैल्शियम के 4 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। और संख्या की जब भी बात होगी, सबसे पहले आप मोल निकाल कर रेडी हो जाइए। संख्या निकालने वाला सवाल में मोल पर अंत में पहुंचना ही पड़ेगा आपको।
क्लियर बात समझे? तो यहां पर मोल निकालिएगा, कैल्शियम का कितना है, तो कैल्शियम का मोल बराबर ग्राम में द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। कैल्शियम का 4 ग्राम न है, कैल्शियम का आणविक द्रव्यमान 20 ना, 40 20 परमाणु संख्या, तो ये कितना हो गया 1 बटे, तो कैल्शियम के 4 ग्राम कितना 1 बटे 10 मोल। सवाल पूछ रहा है कि नियोन के कितने ग्राम में परमाणु की संख्या उतनी होगी जितने कैल्शियम के 4 ग्राम अथवा कैल्शियम के 1 बटे 10 मोल। तो कैल्शियम का 4 ग्राम 1 बटे 10 मोल निकला, तो हम निकाल देते हैं कि 1 बटे 10 मोल नियोन का कितना ग्राम होगा, क्योंकि 1 बटे 10 मोल कैल्शियम में जितने परमाणु होंगे 1 बटे 10 मोल नियोन में भी उतने ही परमाणु होंगे। क्यों? तो पदार्थ कोई भी हो, हम जानते हैं कि 1 मोल में 6.022 गुना 10 के पावर 23 परमाणु होंगे। अब 1 मोल कैल्शियम हो, उसमें भी कैल्शियम कितने परमाणु, 1 मोल नियोन हो, उसमें भी नियोन कितने परमाणु, कैल्शियम हो या नियोन हो, सबके 1 मोल में इतने परमाणु, तो सबके 1 बटे 10 मोल में भी समान परमाणु न होगा। कैल्शियम का 1 बटे 10 मोल 4 ग्राम है, तो नियोन का 1 बटे 10 मोल निकालिए। तो नियोन का 1 मोल का द्रव्यमान नियोन के परमाणु द्रव्यमान के बराबर कितना, नियोन का कितना होता है 20 ना, कितना हो गया 1 मोल का द्रव्यमान 20, 1 मोल का द्रव्यमान 20, नियोन का परमाणु द्रव्यमान 20 होता है, तो इसका मतलब नियोन के 1 मोल का द्रव्यमान 20 ग्राम। आपको 1 बटे 10 मोल निकालना है, तो 1 बटे 10 मोल कितना हो गया 2 ग्राम। आंसर क्या हो जाएगा? सवाल को समझे कि नहीं समझे? सवाल को समझिए। नियोन का 1 बटे 10 मोल बराबर कैल्शियम का 1 बटे 10 मोल के बराबर होगा। मोल में सभी पदार्थ के परमाणु की संख्या क्या होता है, समान होता है। अगर नियोन के 1 मोल में भी उतने परमाणु होंगे जितना कैल्शियम के 1 मोल में होते हैं, तो कैल्शियम के 1 बटे 10 मोल में उतने ही परमाणु होंगे जितने नियोन के 1 बटे 10 मोल में होते हैं। और कैल्शियम का 1 बटे 10 मोल कितना निकला 4 ग्राम, और नियोन का 1 बटे 10 मोल 2 ग्राम। तो नियोन के 4 ग्राम में उतने ही कैल्शियम के 4 ग्राम में जितने परमाणु है उतने ही नियोन के 2 ग्राम में है, क्योंकि नियोन का 2 ग्राम 1 बटे 10 मोल के बराबर है और कैल्शियम का 4 ग्राम भी 1 बटे 10 मोल के बराबर है। क्लियर? लगता है समाप्त नहीं होगा क्या जी? हल्ला। कार्बन डाइऑक्साइड के 22 ग्राम में मोलों की संख्या कितनी होगी? तो ध्यान दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड का परमाणु द्रव्यमान कितना 44 mu। इसका मतलब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बराबर कितना 44 ग्राम। तो 22 ग्राम आधा मोल के बराबर होगा। 22 ग्राम कितने मोल के बराबर होगा? आधा मोल के बराबर होगा। जल का 1 मोल 18, तो आधा मोल 9 ग्राम होगा कि नहीं? जल का परमाणु द्रव्यमान 18 होता है, तो जल का 1 मोल 18 ग्राम, और आधा मोल पूछ रहा, आधा मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड के 0.51 ग्राम में उपस्थित एल्युमिनियम आयनों की संख्या कितनी
होगी। एल्युमिनियम ऑक्साइड के 0.51 ग्राम में उपस्थित एल्युमिनियम आयनों की संख्या कितनी होगी? एल्युमिनियम ऑक्साइड फार्मूला होता है Al2O3। एल्युमिनियम ऑक्साइड के 0.051 ग्राम में उपस्थित एल्युमिनियम आयन की संख्या। तो आप ये निकाल लीजिए कि 0.05 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम कितना मोल है। एल्युमिनियम का मोल निकाल लीजिए। नहीं, 2 मोल कैसे होगा? 1 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड में 2 मोल एल्युमिनियम है। ये बात तो आप समझ रहे हैं। 1 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड में 2 मोल एल्युमिनियम है। ये फार्मूला के आधार पर हम समझ रहे हैं कि नहीं? 1 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड में 2 मोल एल्युमिनियम है, ये हम समझ रहे हैं फार्मूला के आधार पर। अब हम क्या करते हैं कि 0.051 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम मोल में बदल लेते हैं। किस में बदल लेते हैं? मोल में बदल लीजिए। मोल बराबर आप जानते हैं कि ग्राम में द्रव्यमान बटे आणविक। तो ग्राम में द्रव्यमान 0.051 है, इतना ही ना है। और एल्युमिनियम ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान निकालिए। एल्युमिनियम का 27 ना, 27 दूनी 16 तिया 8 4 12 5 4 9 102। यानी कि अगर दशमलव हटाइएगा तो 1000। इस तरह से कट कर कितना हो गया? 2। तो यानी कितना हो गया? 1/2000 मोल। तो 0.051 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड के कितने मोल के बराबर हो गया? 1/2000 मोल के बराबर हो गया। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं ना? समझ रहे हैं कि नहीं? ध्यान दीजिए। 1 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड में 2 मोल एल्युमिनियम है। ये फार्मूला के आधार पर आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? अब हम क्या कर रहे हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो 0.051 ग्राम दिया हुआ है उसको मोल में बदल लिए। अब 1 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम है आपका कितना मोल? तो 0.51 ग्राम जो कितने मोल के बराबर है? इतना मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम कितना मोल है? तो 2 गुना 1/1000 होगा। सॉरी 2000 होगा। कितना होगा? 2000। तो एल्युमिनियम कितना मोल निकल गया? 1/1000 मोल। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि 1/2000 मोल जो 0.51 ग्राम के बराबर होता है, इसमें एल्युमिनियम का कितना मोल है? 1/1000 मोल है। लेकिन एल्युमिनियम की आयन की संख्या पूछ रहा है। किसकी संख्या पूछ रहा है? और एल्युमिनियम आपको कितना मोल निकल चुका है? 1/1000 मोल निकल चुका है। तो अब ध्यान दीजिए कि 1 मोल एल्युमिनियम में आयन उतना ही होगा, यानी 6.022 गुना 10 के पावर 23।
और आपको कितना में निकालना है? अब 1000 मोल एल्युमिनियम में आयन बराबर हो जाएगा 6.022 गुना 10 के पावर 23 बटे 1/1000। 1000 को डायरेक्ट 10 का पावर 3 लिख दे तो ये हो जाएगा 0.22 गुना 10 के पावर 20 है ऑप्शन में। सवाल को समझे कि नहीं? अरे रुकिए रुकिए ना, देख रहे हैं, बारी बारी सवाल होगा, छोड़ देंगे। क्या होगा सर? ठीक, इसको समझे कि नहीं समझे? 1 मिनट। अल्लाह हर बार देखिए कितना क्वेश्चन है जी। अच्छा चलिए अब छोड़ देते हैं, क्योंकि आगे भी सवाल कॉन्सेप्ट वाला है, पहले इसको समझिए जी। बढ़िया, सवाल पूछ रहा है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड के इतना ग्राम में एल्युमिनियम की आयन की संख्या। आप समझ लीजिए कि 1 मोल एल्युमिनियम में एल्युमिनियम आयन की भी संख्या 4.022 गुना 10 के पावर 23 होगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Al2O3। इसका मतलब है कि 1 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड में 1 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम कितना है? 2 मोल। तो 1 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम 2 मोल है, लेकिन हमसे ग्राम में पूछ रहा है, तो हम इस ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर दिए। इस ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड में 2 मोल एल्युमिनियम है। इस कॉन्सेप्ट से इसको मोल में बदलकर हम एल्युमिनियम का आयन निकाल लेंगे, और एल्युमिनियम का आयन निकला 1/1000 मोल, और 1 मोल में 6.022 गुना 10 के पावर 23 आयन भी होगा, तो 1/1000 मोल में इतना होगा। आप समझ गए ना? आइए आधा क्लास लेंगे, उसके बाद अगले क्लास में तीसरा चैप्टर की शुरुआत करेंगे। क्या हुआ? आराम से खा